हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज का हमारा टॉपिक सेम रहेगा, संप्रेषण जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट कर लिए हैं और ये चौथा पार्ट हमारा रहेगा, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं संप्रेषण के प्रकार। ठीक है, संप्रेषण के प्रकार आज हम देखने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें कुछ आधार दिए हैं जिनके आधार पर संप्रेषण को डिवाइड किया गया है। तो पहला रहेगा दिशा के आधार पर, दूसरा माध्यम के आधार पर। ठीक है, तो दिशा के आधार पर आपका ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और समस्तरीय, ये 3 तरह के रहेंगे और एक आड़ा रहेगा। सॉरी, 4 तरह के आपके हो जाते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, समस्तरीय और आड़ा, इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे। और माध्यम के आधार पे क्या-क्या हो जाएंगे, मौखिक, लिखित और प्रतीकात्मक। ठीक है, ये आपके माध्यम के आधार पर। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि माध्यम के आधार पर निम्न में से कौन सा नहीं है। तो ये 3 दिए रहेंगे और एक रहेगा कोई दूसरा जिसको आपको टिक करके हटा देना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर अब आता है हमारा सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर। अब आता है सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर कितने तरह के होते हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक, यानी व्यक्तिगत संप्रेषण और सामूहिक संप्रेषण। ठीक है, इसके बाद आता है पारस्परिक संबंधों के आधार पर। तो पारस्परिक संबंधों के आधार पर कितने होते हैं आपके संप्रेषण, आंतरिक, बाह्य और अंतःवैयक्तिक, ये 3 तरह के हो जाएंगे पारस्परिक संबंधों के आधार पर। इसके बाद आता है संबंध के आधार पर, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे और अपन इसकी ट्रिक भी देख लेंगे आगे, पर अभी फ़िलहाल अपन ऐसा करते हैं। देखो भाई, दिशा, दिशा मतलब कैसी होती है, ऊर्ध्व पे ऊपर की तरफ, अधो मतलब नीचे की तरफ। नाम से पता चल रहा है दिशाएं डिसाइड हो रही हैं। समस्तरी यानी एक ही स्तर के, है ना। और आढ़ा मतलब आढ़ा, आढ़े में। ठीक है, तो ये क्या है, दिशा के आधार पर है हमारे। ओके, अब माध्यम के आधार पर कौन सा माध्यम है भाई, आप मौखिक में कर रहे हो, लिखित संप्रेषण कर रहे हो या प्रतीकात्मक यानी सांकेतिक कर रहे हो, तो ये आपको क्लियर हो रहा है कि माध्यम के आधार पर ही हो रहा है। ठीक है, अब सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर। सूचना प्राप्तकर्ता से मतलब है आप किसको बता रहे हो, मतलब किसके साथ आपकी बात हो रही है। सूचना प्राप्तकर्ता व्यक्तिगत या सामूहिक। सूचना प्राप्तकर्ता आपका कैसा है, या तो आप व्यक्तिगत उससे बात कर रहे हो या समूह में चर्चा कर रहे हो। बोलने वाले तो आप हो, ठीक है, आप कौन हो, प्रेषक कहलाओगे, है ना। लेकिन सूचना प्राप्तकर्ता जिसको आप सूचना दे रहे हो, वो व्यक्तिगत आपकी साथ संप्रेषण में जुड़ा हुआ है या सामूहिक रूप से। तो ये आपकी सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर। अब आता है पारस्परिक संबंधों के आधार पर। ठीक है, पारस्परिक संबंधों के आधार पर आंतरिक संप्रेषण है, बाह्य संप्रेषण है या अंतःवैयक्तिक है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अपने आप समझ में आएगा, ये पारस्परिक संबंधों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है संबंध के आधार पर। देखो, पारस्परिक संबंध में आंतरिक, बाह्य और अंतःवैयक्तिक। और संबंध कैसे होते हैं, या तो औपचारिक होते हैं किसी के साथ, या तो कैसे होते हैं, या तो हमारे संबंध कैसे होते हैं, या तो आपके औपचारिक होंगे या अनौपचारिक होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कुछ महत्वपूर्ण संप्रेषण के प्रकार की व्याख्या। ठीक है, ये उन्हीं की बात हो रही है जो हमने अभी देखे थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। अधोमुखी, अभी अधोमुखी देखेंगे कैसा होता है, डाउनवर्ड्स, इंग्लिश में कहेंगे डाउनवर्ड्स। इसमें संगठन के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों तक सूचना या आदेश भेजते हैं। बॉस है वो एम्प्लॉय के पास जो सूचना भेज रहा है, पियून के माध्यम से या छोटे अधिकारी के माध्यम से आपको सूचना प्राप्त हो रही है अपने अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी से, तो ये कैसा कहलाएगा, अधोमुखी। अधोमुखी को आप कैसे याद रख सकते हो, अधो कुछ ऐसा ना, औंधे मुँह गिरना, गिरना मतलब नीचे जा रहा है, बोलते ना औंधे मुँह गिरना किसी का, तो अधोमुखी, ऐसे आप याद रख लेना, ट्रिक है ये छोटी सी। ठीक है, अधोमुखी यानी औंधे मुँह गिरना, यानी नीचे साइड गिरना। गिरता कहाँ है इंसान, नीचे साइड ही गिरता है ना, तो ऐसे याद कर लेना। नहीं तो ऊर्ध्व और अधो में कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। इंग्लिश से हालांकि क्लियर हो जाएगा डाउन और अपवर्ड, लेकिन कई लोग होते हैं जल्दबाजी में इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है, हिंदी बस लगाया तुक्का और हट गया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। आगे है अधोमुखी संचार की प्रकृति प्रायः आदेशात्मक होती है। भाई, आपका जो अधिकारी है आप तक कोई आदेश, मतलब कोई बात पहुंचाएगा, तो आदेश के रूप में पहुंचाएगा कि विनती के रूप में,
आदेशात्मक ही होगा ना। आप जब सुपरवाइज़र बनोगे तो अपने कार्यकर्ताओं को आप जो डायरेक्शन दोगे आदेशात्मक रूप में दोगे ना, कि विनती करोगे उससे कि प्लीज़ ये कर लेना, ऐसे नहीं बोलोगे ना, आदेश दोगे ये करना है, ये होना चाहिए, है ना? तो ऐसे इसके अंतर्गत लिखित या मौखिक आदेश, परिपत्र, नियमावली, मार्गदर्शन, बजट स्वीकृति, कार्मिक सम्मेलन आदि शामिल होते हैं। ठीक है? लिखित होगा या मौखिक आदेश होगा, या तो लिख के दोगे या मौखिक दोगे। परिपत्र परिपत्र जारी करेंगे। नियमावली, नियम बताएंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना। मार्गदर्शन, अगर वो आपसे कोई मार्गदर्शन चाहते हैं वो। बजट स्वीकृति या कार्मिक सम्मेलन आदि शामिल हो जाते हैं इसमें। ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट, ऊर्ध्वमुखी यानी अपवर्ड्स। इसमें सोपान तंत्र में निचले स्तरों से संदेश उच्च स्तर के अधिकारियों तक भेजे जाते हैं। ठीक है? इसकी प्रकृति प्रायः प्रार्थनात्मक होती है। आप प्रार्थना ही कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन देते हो भाई छुट्टी के लिए या कुछ के लिए भी, तो आदेश पे थोड़ी ना देते हो मैं नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं बोल सकते। आप ऐसे बोलोगे कि मैं नहीं आ सकता हूँ इस कारण से, कृपया मुझे अवकाश देने का कष्ट करेंगे, जो भी है ना? तो ये क्या आता है, प्रार्थनात्मक होती है। इसमें इसके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को कार्य की समस्याओं से अवगत कराया जाता है। क्या समस्या आ रही है, क्यों आ रही है, ये आपको थोड़े से रिक्वेस्ट मोड में उनसे बताना होता है कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, आप कृपया उसको ठीक करें, है ना? तो ये कैसी हो गई, समस्यात्मक। आपने एक आवेदन दिया या प्रार्थना की। इसके अंतर्गत निम्न तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना। नेक्स्ट है प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सुझाव प्रस्तुत करना, या विचार विमर्श के लिए लिखित या मौखिक अनुरोध करना, कुल मिला के रिक्वेस्ट करना। ठीक है, आगे बढ़े। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा समस्तरीय संचार। अभी क्या हमने पढ़ा था, अधोमुखी पढ़ लिया, ऊर्ध्वमुखी पढ़ लिया, अब आता है समस्तरीय। इसमें संचार समान स्तर पर होता है, इसकी प्रकृति अत्यंत स्वाभाविक होती है। ठीक है, इसमें लिखित, मौखिक रिपोर्ट, समूह कार्य, आपसी संपर्क आदि तरीके अपनाए जाते हैं। ये किस में आ जाएगा, ये आप लोगों का किस में आ जाएगा, जैसे आपके कोलीग्स हैं, सब स्तर, सेम स्तर पर, आप भी वहीं पे हो, उसी पोजीशन पे हो, सामने वाला भी उसी पोजीशन पे, गपशप जो चल रही है, नॉर्मल बातचीत चल रही है, ये क्या है आपका समस्तरीय संचार। ओके, नेक्स्ट है आड़ा संचार, जिसे अक्रॉस कहेंगे। ठीक है, इसमें संगठन के विभिन्न संबंधित भागों को संबद्ध जाता है। संगठन के विभिन्न भागों से मतलब है आपके विभाग होंगे अलग अलग, है संगठन एक ही लेकिन विभाग अलग अलग हैं। तो उसमें ये इस तरह के संचार होते हैं। इसमें भी लिखित, मौखिक रिपोर्ट, औपचारिक अनौपचारिक संपर्क, समिति बैठक आदि तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कई लोगों ने तो पहली बार सुना हो अक्रॉस, है ना। आढ़ा संचार भी होता है, तो किसमें होता है, एक ही संगठन के अन्य विभागों से जब संप्रेषण होता है उसे क्या कहते हैं, आढ़ा संचार। ठीक है, अधोमुखी में क्या था, ऊपर से नीचे, ऊर्ध्वमुखी में नीचे से ऊपर, और इसके बाद आता है आपका सम स्तरीय, उसमें क्या होगा, कुलीग्स वगैरह आ जाएंगे। और आपके आढ़े संचार में एक ही संगठन के अन्य विभागों से जो संप्रेषण होता है उसे क्या कहा जाता है, ना, आढ़ा संचार कहा जाता है। ठीक है, अब आता है आपका अनौपचारिक संचार। ठीक है, अनौपचारिक संचार क्या होते हैं भाई, अनौपचारिक संचार को अंगूर लता, ग्रेप्स वाइन संचार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन जो हम टेस्ट वगैरह लगाते हैं ना वीकली, कई बार पूछा हुआ है कि अंगूर लता किसे कहा जाता है। तो अंगूर लता अनौपचारिक संचार को कहा जाता है। इसे वाटर कूलर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप मतलब गपशप बिना वजह की, कोई बात का मुद्दा नहीं है, बस ऐसी ही बात चल रही है। गर्ल्स में स्पेशली ये होता है, मुद्दा कुछ भी छोटा मोटा ही ले लो, उससे दो दो तीन घंटे आराम से एक टॉपिक पर बातचीत हो सकती है। ये क्या कहलाएगा, आपका अंगूर लता कहलाएगा। ठीक है, अनौपचारिक संचार को औपचारिक संचार का पूरक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से संचार को औपचारिक संचार का पूरक कहा जाता है, तो वो है अनौपचारिक संचार। ठीक है, अंगूर लता संचार संगठन व कार्यरत कर्मियों के परस्पर संबंधों पर आधारित होता है। ठीक है, मतलब इसमें
औपचारिकता नहीं होती, परस्पर संबंध। भाई आप 8-10 लोगों के ग्रुप हो, लेकिन जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, उससे आप इस तरह से गपशप कर सकते हो, जिसे अंगूरलता कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा दोष अफवाहों का प्रचार है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से संचार में अफवाहों का प्रसार होने की संभावना होती है, तो वो होगा आपका अनौपचारिक संचार, ठीक है, या अंगूरलता या फिर वाटर कूलर। ओके, अब आता है अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। अब इसको समझ लो भाई। अंतःवैयक्तिक मतलब संप्रेषण की इस प्रकार की परिधि एक व्यक्ति तक सीमित है। इस प्रकार संप्रेषण की इस प्रकार की परिधि एक व्यक्ति तक सीमित है, अर्थात यहाँ संप्रेषक और ग्रहीता के रूप में एक ही व्यक्ति होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं विचार करता है और उसके परिणाम प्राप्त करता है। कुल मिलाकर यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं के अनुभव, विचार, भाव, प्रभाव आदि का मूल्यांकन करता है। साहित्य में प्रयोग एकालाप की प्रविधि इसी प्रकार के संप्रेषण का उदाहरण है। हमारे दिमाग में जो ख्याली पुलाव पकते हैं उसे क्या कहा जाता है? अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। हम कभी कभी ऐसा होता है खुद से ही बात करते हैं, हमारे दिमाग में हम 2 कैरेक्टर बना लेते हैं मम्मी पापा से, मतलब हम खुद डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं। पहले हम दिमाग में पका लेते हैं, हमने मम्मी से ये कहा, फिर उन्होंने ये रिप्लाई किया, फिर ऐसा हुआ। तो ये दिमाग में हम खुद से ही 2 कैरेक्टरों को ऐड करके बातचीत कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। हम खुद से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट हम बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकली हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने माइंड में मम्मी को कैरेक्टर को बिठा लिया, एक साइड अपने आप को बिठा लिया और दिमाग में बातें चल रही हैं दोनों की। तो ये क्या होगा? है ना, अंतःवैयक्तिक संप्रेषण। ये मानसिक बोलते हैं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है एक तरह से। खुद ही से बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर हम यहाँ पहुँच गए, ख्यालों ख्यालों में हम जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा अंतःवैयक्तिक। ठीक है, अंतःवैयक्तिक, इसमें क्या होगा? अंतःवैयक्तिक, अंतः नहीं अंतःवैयक्तिक। लास्ट हमने कौन सा पढ़ा था? दोनों में डिफरेंस देख लो। अंतःवैयक्तिक मतलब खुद से बात करना, और अब आता है हमारा अंतःवैयक्तिक। ठीक है, अंतःवैयक्तिक दोनों में डिफरेंस है, वो समझना। अंतः मतलब खुद, अंतः मतलब खुद से, और अंतःवैयक्तिक यानी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण में 2 व्यक्ति के बीच विचार, भावना, सूचना आदि का आदान प्रदान प्रायः आमने सामने होता है। एक व्यक्ति द्वारा प्रेषित संदेश को दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता है और प्रत्युत्तर देता है। इसमें परिस्थिति के अनुसार संप्रेषक ग्रहीता की ओर और ग्रहीता संप्रेषक की भूमिका अदा करता है। इस प्रकार का संप्रेषण बातचीत, खेलना, पठन, कथन, श्रवण द्वारा संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के संप्रेषण में स्पर्श, संकेत, प्रतीक आदि को भी उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? अंतःवैयक्तिक। आप अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स किसी एक इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं, बात करते करते आप उन्हें टच भी कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं या कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह का आ जाएगा अंतःवैयक्तिक आपके संप्रेषण में। ठीक है, इसमें लिखा हुआ ना कि संप्रेषण में स्पर्श, संकेत, प्रतीक आदि को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। ओके, इसमें बारी बारी से दोनों, एक बोल रहा है, फिर दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा बोल रहा है, पहला सुन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अंतःवैयक्तिक। अच्छा, डिफरेंट है सभी में। देखा होगा औपचारिक में भी लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? वो नियम कानून की बात कर रहे हैं। अनौपचारिक में क्या हो रहा है? हंसी ठिठोली हो रही है, कुछ भी बात हो रही, बिना मुद्दे की बात हो रही है, तो अनौपचारिक है। बात वहाँ भी हो रही हो, बात यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ काम की बात हो रही है। ठीक है, अंतःवैयक्तिक में काम की बात हो रही है, लेकिन इसमें घनिष्ठता है, एक दूसरे को टच भी हो रहा है, संकेतों का यूज़ भी हो रहा है, और सब हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका अंतःवैयक्तिक कहलाएगा। इसके बाद आता है समूह संप्रेषण। अब इसको जान लो भाई। जैसा कि नाम से ही बोध होता है, समूह संप्रेषण में व्यक्तियों का समूह संप्रेषक और श्रोता प्रत्यक्षतः विचारों एवं अनुभवों का संप्रेषण करता है। समूह का निर्धारण सामान्य हितों, समान मूल्यों के आधार पर होता है। पूरा समूह पूर्व निश्चित स्थान और समय पर एकत्रित होता है। इसमें सूचना एक स्थान पर एक समय में प्रेषित की जाती है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात प्रस्तुत करता है। इसमें प्रतिपुष्टि के अवसर उपलब्ध होते हैं। कुल मिला के ग्रुप डिस्कशन है, इतना कुछ समझने वाली बात नहीं है इसमें। इस नाम से ही पता चल रहा है समूह संप्रेषण यानी
समूह के कुछ लोग इसमें बातचीत करते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है हमारा जन समूह संप्रेषण, और समझ लो भाई यहीं के हैं। जन समूह शब्द में जन और समूह जैसे दो शब्दों का योग है। जन समूह में क्या क्या है, जन और समूह। जन शब्द अंग्रेजी के मैस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, मैस। ठीक है, ओके। यह भीड़ समूह और जनता से भिन्न है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इसका अर्थ है पूर्ण रूप। मैस का क्या अर्थ हुआ, पूर्ण रूप। ठीक है, से व्यक्तिवादिता का अंतः समूह की भांति जन समूह निश्चित स्थान पर एकत्रित न होकर बिखरा हुआ होता है। समझ रहे हैं आप? जन समूह संप्रेषण से अभिप्राय है बिखरे हुए विशाल समूह तक संचार माध्यमों से सूचना प्रेषित करना। जन समूह संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश या सूचना को एक बड़े समूह या लोकसभा के सदस्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि सभा, सम्मेलन, वोटिंग, नेटवर्किंग, वेबिनार्स और सोशल मीडिया के माध्यम से। कुल मिला के बात यह है, समूह संप्रेषण में क्या था, समूह के लोग एक जगह पर एक समय पर निश्चित समय पर एकत्रित हुए थे। और आपके जन समूह संप्रेषण में क्या हो रहा है कि लोग तो हैं लेकिन वो एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं हैं। जैसे कि आप और हम हैं, हम एक समूह है, मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं, एक समूह में है, लेकिन ना मैं आपके साथ हूँ, ना आप मेरे साथ हैं, ना बाकी लोग मेरे साथ हैं। काम मैं सब तक सूचना मेरे द्वारा पहुंच रही है, लेकिन हम सब इकट्ठे एक जगह पर नहीं है, तो ये जन समूह संप्रेषण में आएगा। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग कनेक्ट हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये आपका जन समूह संप्रेषण में आएगा। यहाँ समूह अपन नहीं कह सकते कि समूह है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे देखेंगे शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। भाषा को केंद्र में रखकर संप्रेषण के इस प्रकार दिए गए हैं। भाषा को केंद्र में रखकर संप्रेषण के यह प्रकार दिए गए हैं। संप्रेषण में शब्दों का सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है, जब शब्दों के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है तब उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। फिर चाहे उसका उपयोग मौखिक रूप से संभाषण, टेलीफोन आदि के माध्यम से आदि हो, या लिखित रूप पुस्तकें, डायरियाँ, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बुलेटिन, होर्डिंग्स आदि के माध्यम से हो। जब भाव, विचार या सूचना आदि को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त न करते हुए संकेत रूप में स्पर्श, स्वाद, रंग, श्रवण आदि द्वारा अभिव्यक्त करते हैं तो उसे अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपनी विशिष्ट भावाभिव्यक्तियों के लिए कला और विभिन्न भंगिमाओं को उपयोग में लाता है। चित्र, संगीत, नृत्य, शिल्प जैसी कलाएं इसका उदाहरण है। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में इन दोनों प्रकार के संप्रेषण का मिश्रण करते हुए संदेश प्रभावशाली रूप में संप्रेषित करता है। समझ में आ गया? शाब्दिक, शाब्दिक नाम से क्लियर है भाई। शाब्दिक में आप शब्दों का यूज़ करोगे, भले वो लिख के दो अरे या राइटिंग में दो या होर्डिंग्स के माध्यम से, जिन्हें आप शब्दों के रूप में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसे शाब्दिक। और जिसे आप संकेतों के माध्यम से, जैसे स्पर्श करके, है ना, स्पर्श करने से इंसान समझ जाता है कि हमको प्रेम से स्पर्श कर रहा है या गुस्से से। कॉलर पकड़ के आपको किसी ने पकड़ा तो आप समझ जाओगे ये गुस्से में है ना। किसी ने आपकी जम के कॉलर पकड़ ली और झंझोड़ दिया आपको तो आप समझ जाओगे लड़ने के मूड में है। वहीं प्यार से सहलाया, समझ जाओ ये भाई प्रेम से हमको टच कर रहा है। ठीक है, तो ये बिना कहे वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है, ये क्या है आपका, क्या कहलाएगा, अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा मुद्रित संप्रेषण क्या होगा। मुद्रित संप्रेषण, जब मुद्रित माध्यम से संदेश ग्रहीता तक पहुंचता है तब उसे मुद्रित संप्रेषण कहा जाता है। इस प्रकार का संप्रेषण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आदि पत्रिकाओं, पुस्तकों, पर्चों, पोस्टरों आदि के द्वारा किया जाता है। ग्रहीता पढ़कर और देखकर संदेश ग्रहण करता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसे लेआउट और मुद्रण को अधिक रुचिकर बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। आधुनिक माध्यमों में यह जितना पुराना है उतना ही विस्तृत क्षेत्र तक इसकी पहुंच भी है। देश की सभी भाषाओं में मुद्रित माध्यम से संदेश संप्रेषित किया जाता है। अब समझ में आ गया ये क्या है।
मुद्रित समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, आपकी मैगज़ीन्स वग़ैरह, ये सब किस में आएगा? आपके मुद्रित संप्रेषण में आएगा। ठीक है? इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें समझने लायक। आगे देखेंगे श्रव्य संप्रेषण क्या होता है। ये सब वही है, अपन पढ़ चुके हैं, बस अपन सरल भाषा में पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? दृश्य संप्रेषण उसे कहते हैं जिसमें संप्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश को श्रोता श्रवण इंद्रिय द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है? दृश्य संप्रेषण का संबंध ग्रहिता की श्रवण इंद्रिय से है। इस प्रकार का संप्रेषण संभाषण के अतिरिक्त रेडियो, स्पीकर, टेलीफोन, मोबाइल आदि दृश्य संचार माध्यमों द्वारा किया जाता है। देखिए, इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि दृश्य संप्रेषण में कौन कौन आता है। तो क्या हो जाएगा आपका? संभाषण के अतिरिक्त, संभाषण यानी भाषण आप सुन रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? श्रव्य संप्रेषण। इसके अलावा रेडियो हुआ, स्पीकर्स हुए, टेलीफोन हुए, मोबाइल आदि, ये क्या हो गए? श्रव्य संचार के माध्यम है। ठीक है? श्रोता अपना काम करने के लिए श्रव्य संदेश प्राप्त कर सकता है। इसमें श्रोता शिक्षित हो यह भी आवश्यक बिल्कुल नहीं है। ठीक है? श्रोता शिक्षित हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक अनपढ़ इंसानों को कोई बात सुनाओगे तो वो सुन सकता है। एक अनपढ़ इंसान को भले से कुछ ना आता हो, लेकिन आप अगर उसे फ़ोन पकड़ा दोगे तो बात कर लेगा, क्योंकि उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो बात सुनेगा और उसका प्रत्युत्तर देगा। तो ये हो सकता है संप्रेषण बिना पढ़ाई लिखाई के भी। ठीक है? आगे चलते हैं। दृश्य संप्रेषण क्या है भाई, ये देख लो आप। जब चित्र, दृश्य, तस्वीर, अंग भंगिमा, होर्डिंग्स या अन्य चित्रित माध्यम द्वारा संदेश का संप्रेषण किया जाता है, तब इसे दृश्य संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण का संबंध ग्रहीता की आंखों से होता है। ठीक है? दृश्य मतलब जिसे आप देखकर कुछ बात समझ रहे हो। देखो भाई, अच्छा सुनो, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों को हो सकता है कि दृश्य में भी होर्डिंग्स हैं, दृश्य में भी तस्वीरें हैं, है ना, और अन्य चित्रित माध्यम है। देखो, चित्रित और इसी प्रकार का एक हमने होर्डिंग्स वाला कौन सा पढ़ा था? लिखित संप्रेषण में, है ना, लिखित में हमने पढ़ा था होर्डिंग्स वगैरह। तो देखो, होर्डिंग्स जो होते हैं उसमें तस्वीरें भी होती हैं और उसमें क्या होते हैं? अक्षर भी लिखे होते हैं। जो अक्षर लिखा हुआ है होर्डिंग्स में, जो अक्षर है लिखित में जो है, वो लिखित संप्रेषण में आ जाएगा। और ये दृश्य में आपके पिक्चर्स हुए, उसमें फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके दृश्य संप्रेषण। और दिख रहा ना, वो भी तो आंखों से ही देखेगा ना वो। भाई तस्वीर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लिखेगा, लिखा हुआ पड़ेगा, वो आपकी तस्वीरों को भी देखेगा, होर्डिंग्स में जो लगी, जो मॉडल्स लगी हुई हैं, कुछ भी। ठीक है? तो ये उदाहरण दोनों में आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो कई लोग ये बोलेंगे कि आपने तो अभी लिखित में बताया था, अब आप इसमें भी होर्डिंग्स बता रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि होर्डिंग्स में पिक्चर्स भी होती हैं प्लस लिखा हुआ भी होता है, तो वो लिखित में भी आएगा और दृश्य में भी आएगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कैसे भी। अगला है हमारा, इसी में पढ़ेंगे अभी। अब दृश्य श्रव्य संप्रेषण दोनों ही, मतलब लिखा हुआ भी है और आपको सुनाई भी दे रहा है। ओके, जैसे जब दृश्य और श्रवण दोनों द्वारा संप्रेषण किया जाता है, तब यह दृश्य श्रव्य संप्रेषण कहलाता है। सुनाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, दिख भी रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका दृश्य श्रव्य संप्रेषण। इस प्रकार का संप्रेषण चक्षुरिंद्रिय चक्षुरिंद्रिय और कर्णेंद्रिय द्वारा होता है। रंगमंच, दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट आदि माध्यमों से इस प्रकार का संप्रेषण किया जाता है। यह वर्तमान समय का सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली संप्रेषण है। तो ये एक क्वेश्चन भी है कि वर्तमान में समय में कौन सा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली संप्रेषण का साधन है, तो वो क्या होगा? दृश्य श्रव्य। ठीक है? शिक्षा, समाचार, सूचना, मनोरंजन आदि के लिए हम इस माध्यम का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षा के लिए आप अभी अपने मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में क्या हो रहा है? आपको पिक्चर भी दिख रही है, पिक्चर के रूप में ये जो डेटा है ये दिख रहा है, और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही है। तो ये क्या हो गया आपका? दृश्य श्रव्य संप्रेषण। ठीक है? आप संप्रेषण की विधियाँ देख लो भाई। देखो जी, हाँ, मनुष्य जाति अपने अनुभवों से निरंतर सीखती रही है। ठीक है? मनुष्य जाति अपने अनुभवों से निरंतर सीखती रही है, समय के साथ परिवर्तित होती रही है। अपने जीवन को अधिक सरल,
सुविधाजनक बनाने के लिए संप्रेषण की विविध विधियों का विकसित किया गया है। संप्रेषण के प्रारंभिक दौर में मनुष्य अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण से अपना काम चलाता था। या तो वो खुद से बात करता था या किसी एक इंसान से बात करता था। ठीक है। संप्रेषण की परंपरागत विधियों ने मनुष्य को समूह संप्रेषण से जोड़ दिया है। संप्रेषण की परंपरागत विधियों ने मनुष्य को समूह संप्रेषण से जोड़ दिया है। आधुनिक युग में विकसित उपकरणों ने संप्रेषण की व्यापकता को बढ़ाया है। जनसंचार के रूप में एक साथ अनगिनत लोगों तक संदेश संप्रेषित किए जाने लगा है। इस दौर में संप्रेषण में आने वाली स्थान की दूरी और समय की सीमा जैसी बाधाओं से मुक्ति मिल गई है। लेकिन इस युग में ग्रहीता, संदेश प्राप्त करने वाला एक बड़ा वर्ग संदेश प्राप्त तो कर सकता है, किंतु संप्रेषण प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका अदा नहीं कर सकता। उत्तर आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी के विकास ने संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहीता की सहभागिता को संभव बनाया। प्रत्येक ग्रहीता अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है और बिना काट छांट के प्रकाशित भी कर सकता है। ठीक है। पहले ये प्रॉब्लम थी कि आप किसी तक अपनी बात पहुंचा रहे हो, जैसे समूह में आपने कहीं पे लेटर पोस्ट किया समूह के लिए, कहीं पे भी है ना, कोई बात पहुंचाई तो आपको मतलब सामने वाला आपने तो पहुंचा दी, लेकिन वो ग्रुप आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता था। लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से ये पॉसिबल हो गया है। जैसे मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हो। कैसे? कमेंट करके, है ना, वीडियो पर कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हो कि हमें और क्या चाहिए है या कैसा लगा आपको पढ़कर, या जो भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हो। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? आधुनिकता के कारण। ठीक है। अगर ये सब नहीं होता, तो अगर ये कमेंट की सुविधा नहीं होती, तो मैं सिर्फ बोलती, आप लोग बस सुनते और कुछ नहीं हो पाता। आप अपना प्रत्युत्तर नहीं दे पाते। ठीक है। अब आगे है, संप्रेषण के क्षेत्र में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को निम्न 3 प्रकार से समझा जा सकता है। चलो समझ लेते हैं। जी, विधियाँ दी गई हैं। ठीक है। निम्न प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आता है संप्रेषण की परंपरागत विधि। ये कट गया है ऊपर से, थोड़ा सा पिक सही नहीं आई है, मैं बता दे रही, लिखा हुआ है ना नीचे, ये जो लिखा है यही वो लिखा हुआ है ऊपर ये। ठीक है। तो संप्रेषण की परंपरागत विधि, ये पहला है। दूसरा है संप्रेषण की आधुनिक विधि, और तीसरा है प्रौद्योगिकी संदर्भ में संप्रेषण। ठीक है। ये 3 है इसके प्रकार। तो भाई देख लेते हैं संप्रेषण की परंपरागत विधि क्या कहती है। संप्रेषण की परंपरागत विधि विभिन्न साधनों और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संदेशों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में प्रयुक्त होती है। यहाँ कुछ प्रमुख परंपरागत संप्रेषण विधियाँ दी गई हैं। ये परंपरागत मतलब है जो वर्षों से होती चली आ रही है वो। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इस तरह से अपनी जानकारी पहुंचा देते थे। तो इसमें लिस्ट में पहला आता है नाम पत्र या चिट्ठी। यह एक पुरानी और प्राचीन संप्रेषण विधि है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संप्रेषण से की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो वो आएगा पत्र या चिट्ठी, जिसमें संदेश लिखकर पत्र या चिट्ठी के माध्यम से उसको पहुंचाया जाता था। इस प्रक्रिया में संदेश लिखा जाता है, फिर वह पत्र या चिट्ठी उसके प्राप्ति स्थान तक भेजी जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है रेडियो और टेलीग्राफी। ये पहले समय में उपयुक्त संचार साधन थे, जिसमें वायरलेस टेलीग्राफी और रेडियो के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। यह विधि अब भी कुछ विशेष स्थितियों में उपयोगी है। ठीक है। अभी भी कहीं कहीं ये होती है, कहीं कहीं क्या होती है, बहुत जगह होती है। ठीक है। अब आता है टेलीफोन। टेलीफोन एक और प्रमुख संप्रेषण विधि है, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से संदेश देने के लिए फ़ोन का उपयोग करते हैं। यह ध्वनि के माध्यम से संदेश प्राप्ति तक पहुंचाता है। ओके। ये परंपरागत। इसके बाद आती है पोस्टल सेवा। ये सब परंपरागत में चल रहा है। ओके। डाक सेवाएं एक और प्रमुख परंपरागत संप्रेषण विधि है, जिसमें डाक पत्र, पार्सल्स और अन्य सामग्री डाक के माध्यम से भेजी जाती है।
ध्यान रख लेना क्या क्या आता है। डिवाइडेशन के मतलब पूछ सकता है कि परंपरागत में कौन कौन से आते हैं, तो ये सब आएंगे। चिट्ठी हो गई आपकी, आपका रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, पोस्टल सेवा हो गई, फैक्स है। अब फैक्स मशीन का उपयोग करके डिजिटल संदेश पेपर के रूप में भेजा जाता था। यह परंपरागत परिभाषा में नहीं आता है, लेकिन फैक्स भी संदेश भेजने का पुराना तरीका है। परंपरागत में तो बोलना नहीं आएगा, लेकिन ये पुराना हो चुका है। फैक्स कौन भेजता है आजकल, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आजकल इंटरनेट, ईमेल्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, वेबसाइट और डिजिटल माध्यमों का उपयोग संदेश भेजने के लिए होता है। इसमें संदेश डिजिटल रूप में होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। भारत में प्रसिद्ध रामलीला, स्वांग, कथकली, कुचिपुड़ी आदि लोक नाट्य क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक विशेषता और कलात्मकता को भी संप्रेषित करते हैं। कठपुतली का खेल मनोरंजन के साथ ही सामाजिक बुराइयों, धार्मिक आडंबरों, राष्ट्रीय प्रश्नों को जन सामान्य तक कुशलता से संप्रेषित करता है। अब आता है हमारा संप्रेषण की आधुनिक विधियां। अब ये देख लो जल्दी से। संप्रेषण की आधुनिक विधियों में क्या आ जाएगा। आधुनिक समय में संप्रेषण के लिए नई नई विधियां विकसित हुई हैं जो तेज, सुरक्षित और अनुकूल हैं। यहाँ कुछ मुख्य आधुनिक संप्रेषण विधियां दी गई हैं, जैसे ईमेल, मोबाइल संदेश और वीडियो कॉलिंग, सोशल मीडिया, वायरलेस नेटवर्क, क्लाउड संदेशित सेवाएं, वेबकास्टिंग या पॉडकास्टिंग, ठीक है। तो ये इनको हम डिटेल में देख लेते हैं फटाफट से। ईमेल एक डिजिटल संप्रेषण विधि है जिसमें संदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है। यह तेज़ी से और कम खर्च में संदेश पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। मैंने बताया था आजकल फैक्स कौन करता है। फैक्स कोई नहीं करता आजकल। एक सिंपल सा उन्होंने मेल किया और हो गया। इसके बाद आता है मोबाइल संदेश। स्मार्टफोन और एप्लीकेशन के माध्यम से संदेश भेजना और प्राप्त करना। इसमें टेक्स्ट मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज यानी एसएमएस और एमएमएस और इंटरनेट मैसेजिंग सेवाएं शामिल होती हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट, ठीक है, तुरंत। अब आता है वीडियो कॉलिंग। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल करके आदेशक को वास्तविक समय में संदेश भेजना। यह व्यक्तिगत और व्यापारिक संदेश भेजने के लिए उपयुक्त होता है। ओके। इसके बाद है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संदेश, छवियां और वीडियो भेजना और प्राप्त करना, जैसे हम और आप, ठीक है। इसके बाद आता है वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरनेट या इंट्रानेट कनेक्शन का उपयोग करके संदेशों को दूरस्थ स्थानों तक भेजना, जिसमें वायरलेस डेटा, वाईफाई, ब्लूटूथ और इंफ्रारेड समावेशित हैं, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा। वायरलेस डेटा, वाईफाई जो हम यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ हुआ, और इंफ्रारेड, ब्लूटूथ से हम लोग फ़ोटोज़ कर लेते हैं ना शेयर, और वाईफाई के थ्रू हम लोग शेयर कर लेते हैं आप, और इंफ्रारेड सब ये उसी में आ जाएगा आपका वायरलेस नेटवर्क्स में। अब आता है क्लाउड संदेशित सेवाएं। अब ये क्या है। क्लाउड संदेशित सेवाएं जैसे कि ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव और अन्य ऑनलाइन संदेशित संग्रहालयों के माध्यम से फाइलें और संदेश भेजना और प्राप्त करना। क्लाउड संदेशित सेवाएं, गूगल ड्राइव में हमारी जो फ़ोटोज़ सेव होती हैं, हमारी जो वीडियोज़ सेव होती हैं, इनको शेयर करके भी हम संप्रेषण कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है वेबकास्टिंग और पॉडकास्टिंग। लाइव और प्री रिकॉर्डेड ऑडियो और वीडियो सामग्री को इंटरनेट के माध्यम से भेजना और प्राप्त करना, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं हूँ, है ना, मैं जैसे वीडियो के थ्रू आपसे लाइव आके आपसे बात करूँ, या मैंने प्री रिकॉर्डेड, जैसे मैं रात में रिकॉर्ड कर लेती हूँ, सुबह फिर उसको पोस्ट करती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, वेबकास्टिंग और पॉडकास्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। वेबकास्टिंग और पॉडकास्टिंग क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करती हूँ, ठीक है ना। अगर मैं लाइव आती हूँ तो लाइव हो जाएगा, अगर मैं रिकॉर्ड करने के बाद आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो किस में आ जाएगा, ये रिकॉर्डेड में आ जाएगा। हाँ, अब आती है हमारी संप्रेषण संबंधी समस्याओं देख लो जल्दी जल्दी। देखो भाई, संप्रेषक की असावधानी से उत्पन्न बाधाएं संप्रेषण में समस्याएं पैदा कर देती हैं। संप्रेषक की असावधानी से, ठीक है, जो संप्रेषण कर रहा है उसकी असावधानी से उत्पन्न बाधाएं संप्रेषण में समस्याएं पैदा कर देती हैं। ऐसी संप्रेषक संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने के लिए निम्न स्थितियां जिम्मेदार होती हैं। पहला है अति विश्वास या अल्प विश्वास के कारण संप्रेषक द्वारा अपने भाव विचारों की, ठीक है,
या तो बहुत कम विश्वास है या बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो फिर संप्रेषक द्वारा अपने हाव भाव विचारों की, किसी पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो फिर वो दूसरे तरह की बात करेगा, बात कुछ करना चाह रहा है लेकिन करेगा कुछ। अब जैसे किसी पे विश्वास नहीं है तो वो करना चाह रहा है खुल के बात, लेकिन उसे पता है कि भई बात लीक कर सकता है, तो फिर वो पूरी बात बताएगा ही नहीं, आधी-अधूरी बताएगा कि इसको राज़ की बात मत बताओ, ये हमारी लीक कर देगा बात। तो क्या हो जाएगा, अति विश्वास और अल्प विश्वास के कारण भी संप्रेषक द्वारा अपने भाव विचारों की रोक हो जाती है ना? इसके बाद व्यवस्थित अभिव्यक्ति ना कर पाने की स्थिति। व्यवस्थित टॉपिक कहीं से शुरू हुआ है और कहीं पे ख़त्म हो रहा है, वो टॉपिक ही पूरा नहीं हुआ और कहीं की कहीं निकल गए अपन। अव्यवस्थित, व्यवस्थित नहीं था। इसके बाद प्रेषित किए जाने वाले संदेश की सम्यक जानकारी का अभाव। आप जो संदेश देना चाह रहे हो, आपको खुद को नॉलेज नहीं है पूरा, तो आप सामने वाले को समझाओगे कैसे, है ना? तो ये हो जाएगा। अब आता है संदेश में भाषागत और उच्चारणगत गलतियों की स्थिति। भाई जिस भाषा में आपको बोलना है, आपको उसका उच्चारण करना नहीं आ रहा, आपको उसकी व्याकरण ही ठीक से नहीं आती है, तो भी फिर संदेश बेकार हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कर लें, फिर अपन कल परामर्श करेंगे। देखो जी, अलग अलग लक्ष्य समूहों के लिए अलग संदेश दिए जाने चाहिए। अलग अलग लक्ष्य समूहों के लिए अलग अलग संदेश दिए जाने चाहिए। लक्ष्य समूह मतलब है, एक ग्रुप है, उसका काम कुछ है, दूसरा ग्रुप है, उसका काम कुछ है। दोनों जगह पर आप एक ही संप्रेषण नहीं कर सकते। अगर जिस टाइप के लोग हों, आपको संप्रेषण भी उसी टाइप का करना पड़ेगा। अब आता है एक ही समय पर कई संदेश नहीं दिए जाने चाहिए। आप एक ही समय में कई संदेश दे दोगे तो सब मिक्स हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ ना कि एक क्लास में हम एक ही टॉपिक रखेंगे, या हमने लगातार एक ही टॉपिक के बहुत जो जो जिसमें डेटा ज़्यादा होता है, जिसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लगातार करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा, वो नहीं मज़ा आएगा फिर, है ना? तो ये हो जाएगा। अब संप्रेषण सामग्रियाँ क्या-क्या होती हैं? इश्तहार, पुस्तिकाएँ, पैम्पलेट, पोस्टर, चार्ट, क्लिप पुस्तिका, फ्लैनल ग्राफ, फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट, स्लाइडें, फ़िल्म, रेडियो तथा नाटक आलेखन, ऑडियो टेप, कठपुतली, लोकगीत, ये सब उसमें आ जाएंगे संप्रेषण के साधन में। अब आता है एक प्रभावी संप्रेषक की संप्रेषण संबंधी कुशलताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या उसमें होनी चाहिए क्वालिटीज़ अच्छे संप्रेषक के लिए, ठीक है? पर्याप्त जानकारी। संप्रेषक जो है उसके पास सबसे पहले तो पर्याप्त जानकारी हो, तभी तो वो कुछ बता पाएगा, है ना? अब जैसे मैं आपके पास आ गई हूँ, हालाँकि मेरे पास इतनी जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक बात करें कि जो मैं कहना चाह रही हूँ मुझे खुद डिस्क्राइब करना नहीं आएगा, मुझे पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, क्या इसका अर्थ होगा, क्या होगा। मैं खुद से ही कहूँ आप लोगों से कि मैं कल बताऊँगी, मुझे अभी इसका समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा इसका। तो कहीं न कहीं आपके मन में अविश्वास आ जाएगा कि पता नहीं इनको समझाना आता है कि नहीं आता है। तो पहले अपने पास पर्याप्त जानकारी हो। इसके बाद स्थानीय भाषा पे अधिकार। जिस जगह पर आप संप्रेषण कर रहे हो, आपको उस जगह की प्रॉपर भाषा आनी चाहिए। ठीक है, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला नहीं जानता आपकी भाषा, उसको तो स्थानीय भाषा ही आती है। तो पहले आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी, तब तो आप संप्रेषण कर पाओगे। लक्षित श्रोता को समझना। आप जो संदेश सुनाने जा रहे हो, क्या वो लक्षित है? मैं जैसे आप लोगों के लिए महिला पर्यवेक्षक की का जो डेटा पढ़ा रही हूँ, जो क्लासेस ले रही हूँ, है ना? अब अगर यही क्लास मैं दूसरे उसको दे दूँ तो एसएससी वाले को पढ़ाने लग जाऊँ तो उसको समझ में आएगा, और समझ में आ भी जाएगा तो क्या मतलब का, उसको एग्ज़ाम इसका देना ही नहीं है। भाई लक्षित को देना चाहिए ना, ठीक है? अब आएगा सहभागी माहौल बनाना। सहभागी से मतलब है, आप पहले माहौल क्रिएट करो कि आप जिसको सुनाने जा रहे हो बातचीत, क्या वो सुनने के मूड में है? भाई सहयोग क्या करेगा सुनने वाला? बस यही करेगा कि ध्यानपूर्वक आपकी बात सुने। कोलाहल मचा हुआ है, दंगे हो रहे हैं और आप अपने भाषण दिए जा रहे हो, तो कोई सुनेगा क्या? कोई नहीं सुनने वाला। पहले आप सहभागी वातावरण बनाएँ वहाँ पे, माहौल क्रिएट करें कि लोग शांति से आपकी बात को सुनें। ओके, अगला है लक्षित श्रोता को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, है ना? ऐसा नहीं है कि आप ही आप बोले जाओ, भाई लक्षित श्रोता जो है उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप भी अपनी बात रखें। ओके, सुनने की सहनशीलता और योग्यता। सुनने की सहनशीलता भी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान आपकी तारीफ़ करने के लिए बैठा हुआ है। अगर आप 100 लोगों के समूह में हो,
90 लोग अगर आपको तारीफ़ कर रहे हैं तो 10 ऐसे भी होंगे जो आप में बुराई निकालेंगे कि ऐसा वैसा। उसने अगर आपको कुछ गलत बोल दिया तो ऐसा नहीं है कि आप डंडा लेके उसके पीछे पड़ जाओ। अरे सुनो वो क्या कह रहा है, हो सकता है नेगेटिव बात करे तो सुनो। सुनना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है तो सुनना भी ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद आवाज़ में उचित उतार-चढ़ाव के साथ स्पष्ट शब्दों में बोलना। पहली बात तो शब्दों में उतार-चढ़ाव ठीक हो, ना ही आप एकदम से जल्दी-जल्दी बोलोगे, ना ही एकदम धीरे-धीरे बोलोगे। कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, ये नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद कारगर शारीरिक हाव-भाव। कारगर शारीरिक हाव-भाव से मतलब क्या आ जाते हैं, जहाँ-जहाँ आपको शब्द हाथों को मूव करना, कुछ बात समझाने के लिए हाथों को मूवमेंट देना, चेहरे के हाव-भाव सब ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि सावधान की स्थिति में खड़े हो बोले जा रहे हो। भई जहाँ आपको हाथों की मुद्रा बनानी है, बनानी पड़ेगी। चेहरे के हाव-भाव बदलने पड़ेंगे, तब लोग इंटरेस्ट से सुनेंगे। ओके? इसके बाद श्रोता के विचारों का सम्मान करना। श्रोता जो कह रहा है, अपने विचार रख रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उनके विचार से सहमत हो ही। हो सकता है सहमत ना हो, तो उनको ऐसा नहीं बोल सकते आप डायरेक्ट कि हैं तुम्हारी बात में दम नहीं है, हटो अलग, ऐसा नहीं बोल सकते आप। सम्मान करो, उससे बस हाँ ठीक है हम विचार करेंगे आपकी बात पे, इतना कह दिया तो संतुष्ट है सामने वाला। इसके बाद संप्रेषण, सहायक सामग्री और उपकरण इस्तेमाल करने की कुशलताएँ। जो सहायक सामग्री है, उसका सही इस्तेमाल, अभी सहायक सामग्री आपको गिनाई थी ना ऊपर, उनका सही इस्तेमाल, कहाँ इस्तेमाल होना है उसका। सार प्रस्तुत करने के लिए मुख्य बातों पर प्रकाश डालना। सार प्रस्तुत से मतलब हो जाएगा ओवरऑल पूरी आपने जो स्पीच दी है, उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको हाइलाइट करना, ठीक है? उनको हाइलाइट करना ज़रूरी है। आपका मेन टॉपिक क्या है, मेन मुद्दा क्या है? ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने 4 पेज का अगर भाषण लिखा तो चारों पेज की बातें इम्पोर्टेंट है। अरे कुछ उदाहरण भी आपने दिए होंगे, कुछ नॉर्मल दुआ सलाम भी की होगी, कई बातें रहती हैं। तो आपको मेन क्या है, आपका मेन पॉइंट क्या है, उसको हाइलाइट करना ज़रूरी होता है ना? कि ये सार है हमारा। तो ये देखिए हमने कर ली है संप्रेषण की विशेषताएँ देख ली हैं। अब आगे हमारा आएगा परामर्श क्या होता है, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो, अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? और हम आपसे कल मिलते हैं। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन हो जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कीजिएगा, यहाँ पर हर रोज़ आपको टेस्ट कराए जाते हैं, जिससे आप अपनी जो तैयारी है उसका आकलन कर सकते हैं। डेली टेस्ट होते हैं। तो आप इससे ज़रूर जुड़िएगा और लोगों को भी जोड़िएगा, ठीक है? कल मिलेंगे आपसे। नमस्ते, बाय बाय।